Hello everyone, in this video we will discuss how our religious play an important role in the establishment of English in India। कि इंडिया में रिलीजियन जो है वो किस तरह का रोल उसने प्ले किया किस चीज़ में, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये यूनिट और ब्लॉक 9 और चैप्टर नंबर है 38, उसका एक टॉपिक है। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था द अराइवल इंग्लिश इन इंडिया। अगर आपने उसे कंप्लीट नहीं किया तो कर सकते हैं। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है ये कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज। सो नंबर 1 है रिलीजियस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया इन 1600, बिकॉज वी नो दैट बिफोर 1600 से पहले इंडिया में इंग्लिश नहीं थी, उसके बाद ही आए थे। वन फ्यू मर्चेंट्स ऑफ लंदन वर ग्रांटेड अ चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ, जब एलिजाबेथ ने कुछ मर्चेंट्स को, व्यापारियों को इंडिया में आने की परमिशन दी थी, उसके बाद से इन विच टर्न गेव द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया, जिससे एक इंडिया में क्या हुआ, एक मोनोपोली क्रिएट हो गई। मोनोपोली इससे पहले की वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। And the primary motive of England was not to expansion of territory but the expansion of trade. This is the next point कि इंग्लैंड का जो पर्पस था वो क्या था कि वो टेरिटरी का एक्सपेंशन नहीं चाहते थे बट अपने ट्रेड का एक्सपेंशन चाहते थे। इट मीन्स दैट कि वो इंडिया पे ओवर रूल नहीं करना चाहते थे, इंडिया पे अपने बिजनेस को एज अ रूल बनाना चाहते थे, उनसे अपना बिजनेस करना चाहते थे। इन नेक्स्ट पॉइंट, as a trading relationship was established by the Protestant missionaries started to came in India and South Asia, और जैसे जैसे इंडिया में मिशनरीज और दूसरे लोगों का आना हुआ तो क्या हुआ, उन्होंने अपना लैंग्वेज को, अपना रिलीजन को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। दिस एक्सपोज द नेटिव पीपल ऑफ दीज प्लेसेस नॉट ओनली अ फ्यू रिलीजन बट ऑल्सो अ न्यू लैंग्वेज, और न्यू लैंग्वेज इस तरीके से लोगों के सामने आ गई। और न्यू लैंग्वेज क्या थी? न्यू लैंग्वेज थी इंग्लिश। लेटर इन बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड 3 यूनिवर्सिटीज़ वॉज इस्टेब्लिश। धीरे धीरे जो इनका टाइम पीरियड था इनका आने जाने का, वो था 1600 से 1765 तक। तो 1600 से 1765 तक तो ये लोग कर रहे थे, अपने एफर्ट्स कर रहे थे। कौन? जो मिशनरीज थे जो इंडिया में वर्क कर रहे थे। बट इसके बाद का जो टाइम पीरियड है तब इंग्लिश को एक तरीके से इस्टेब्लिश किया गया, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। इन बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास 3 यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश। 3 जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट किया गया इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में। और 2 यूनिवर्सिटी और भी ओपन की गई, जो कि पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो आज भी हैं, आप जानते होंगे। एज द नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ वर इंक्रीज, तो जैसे जैसे इनका इंक्रीजमेंट हुआ वैसे वैसे जो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस थी वो भी इंक्रीज़ होती गई। बिकॉज़ पहले तो क्या था, 1600 से 1765 से पहले यहाँ पे क्या हुआ था, पहले स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया गया जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश जो लैंग्वेज थी या फिर इंग्लिश में ही एजुकेशन प्रोवाइड करे सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। बट बिफोर आफ्टर दैट अब यहाँ पे कॉलेजेस को भी इस्टेब्लिश किया गया, लाइक बॉम्बे में, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग इंग्लिश और द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। और इसी का रिजल्ट क्या हुआ कि इंग्लिश को डिक्लेयर कर दिया गया दैट इंग्लिश इज़ आवर ऑफिशियल एंड एकेडमिक लैंग्वेज। तो इस तरीके से 20th सेंचुरी तक इस तरीके से चीज़ें जो थी वो हुई। और इम्पॉर्टेंट है 1928 में एक, आप कह सकते हैं, एक प्रेस ने इंग्लिश प्रेस ने बोला कि जो इंग्लिश है वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसके डेवलपमेंट की बात की गई? इंडिया के डेवलपमेंट की बात की गई। ये तो बात हुई कि जो रिलीजन है वो किस तरीके से यहाँ पे हेल्पफुल है। रिलीजन को क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि जैसे मिशनरीज इंडिया में आए तो उनका क्या था, रिलीजन डिफरेंट था, तो वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था। उनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी थी। उसके बाद जो उनकी, जैसा उनका रिलीजन था वैसे ही जो उनकी लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। जब वो इंडिया में आए तो उनके रिलीजन के साथ साथ जो उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, वो भी इंडिया में स्प्रेड अप होने लगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश का है इंडिया के अंदर, उसमें मिशनरीज़ का या फिर जो रिलीजन है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार
क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, व्हाट रोल डिड रिलीजन प्ले इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो यहाँ पे इतना ही आएगा जो अभी तक हमने डिस्कस किया। नाउ इसी के आगे आ जाता है कि रिलीजन को छोड़कर भी कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे इस्टेब्लिशमेंट हुआ इंग्लिश का इंडिया के अंदर। अब उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आफ्टर 1765 दैट East India Company emerged as the political power in India because 1765 से पहले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पावर में नहीं थी। इससे पहले वो अपना बिजनेस ट्रेडिंग में ही बिजी थी। लाइक जो 1600 से 1765 के बीच में टाइम पीरियड था वो अपने बिजनेस, अपना जो मिशनरीज का वक्त था उसी में वो लोग इन्वॉल्व ज़्यादा थे। बट इसके बाद वो क्या हुआ, पॉलिटिकल पावर में इन्वॉल्व हो गए। They took over the Indian administration and different approach towards the language until now। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो पॉलिटिकल में एक पावरफुल चेहरा बन गए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से ओवर रूल कर लिया। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे कि किसी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसी कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वैसे इंडिया को चलाने के लिए भी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन बना था उस पर वो ओवर रूल्ड हो गए, मतलब डोमिनेंट बन गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो एंग्लो इंडियन चिल्ड्रन थे उनके लिए स्कूल्स ओपन किए जहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश को ही रखा और वहाँ पे ऐसे टीचर्स को अपॉइंट किया दोज नो इंग्लिश एंड एलेबोरेट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो इस तरीके से टीचर्स का भी एक वैल्यू जो थी वो बढ़ती गई। और ऐसा नहीं है सिर्फ जो एंग्लो इंडियन स्टूडेंट्स थे उन्हीं के लिए थे ये स्कूल्स, इंडियन में भी अगर कोई चाहता था अफोर्ड करना चाहता था, वहाँ पे भेजना चाहता था, तो उसके लिए भी ऐसा था। क्योंकि इंडिया में भी जो हाई रैंक्ड ऑफिसर थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही काम कर रहे थे उस टाइम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टूवर्ड्स थे, तो उनके फेवर में थे। तो वो लोग भी क्या करते थे, इंडिया के होके भी इनके रूल्स, इनके स्कूल्स, इनके हर एक चीज़ को अडॉप्ट करने में एक पैशन समझते थे। तो ऐसा इंडिया से भी हुआ। द मिनट को आप फॉरगेट नहीं कर सकते क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश जो कि इंडिया में हुआ उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। और ये पास हुआ था, लाइक ये कोई बिल था, अमेंडमेंट था, और ये पास हुआ था 2 फरवरी 1835। डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वॉज प्रिसीड बाय अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड कंट्रोवर्सी। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबा आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सी थी और जिसके बाद इसको बनाया गया, लाइमलाइट में लाया गया। और ये कब आया था, 2 फरवरी 1835 में। नाउ the origination of both views was the resultant of one throughout the education of people who were considered to barbaric and retrograde. The basic of argument are nature of instruction and a medium through the knowledge should be imparted. There were few Indian established in Bengal who wanted to study English। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हमारे इंडिया से भी बहुत सारे लोग या कुछ स्टेट्स ऐसे रहे हैं जो कि इंग्लिश को प्रेफरेंस देते थे इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज लाइक बंगाल। बंगाल में क्या था कि वो पर्शियन लैंग्वेज या किसी दूसरे एडिशनल लैंग्वेज के कंपैरिजन वो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। दिस कुड बी सीन एज अटेम्प्ट ऑफ फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन अरेबिक। और इसके साथ साथ एक और रीज़न भी है क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा कल्चर हैं, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, इतने ज़्यादा स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे लोगों का एक यूनिटी में रखने के लिए इंग्लिश क्या कर रही थी, एक बाउंड का काम कर रही थी, एक बॉन्ड का काम कर रही थी जो लोगों को आपस में कनेक्ट कर रही थी। दैट्स वाई कुछ स्टेट्स थे इंडिया के जो चाहते थे कि इंग्लिश जो है वो फॉरएवर हो जाए, हर जगह वो हो जाए। स्पेशली जो बंगाल के लोग थे वो, क्योंकि वो चाहते थे कि जो पर्शियन लैंग्वेज है और जो अरेबिक लैंग्वेज है वो उसकी डोमिनेंसी ख़त्म हो जाए और इंग्लिश आ जाए। अब हम बात करते हैं राजा राव मोहन रॉय की, जिन्होंने इंग्लिश के फील्ड में बहुत वर्क किया। आल्दो ही वॉज इंडियन, लेकिन वो चाहते थे कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को स्टैब्लिश किया जाए, उसको एनरिच किया जाए। राजा राव एडवोकेट द इंग्लिश, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप, एज द मीडियम ऑफ एकेडमिक्स एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट दे नीडेड स्ट्रेंथ मैकॉलेज हैंड एंड पासिंग थ्रू द कन्वर्सेशन मिनट इन 1835। और मैकॉले मिनट से आप लोग फेमिलियर होंगे। मैकॉले मिनट में क्या था, इंग्लिश को इस्टेब्लिश करने के लिए लॉर्ड मैकॉले ने
जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से थे, उन्होंने बहुत काम किया। और जो राजा राम हैं उन्होंने भी मैकॉले के साथ मिलकर काम किया। इनफैक्ट उन्होंने उनको कुछ पर्सनल लेटर्स भी लिखे लॉर्ड मैकॉले को टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, और एक सपोर्टिव वर्क किया राजा राव ने लॉर्ड मैकॉले के साथ। इसीलिए यहाँ पे उसे क्या बोला गया, सिर्फ मैकॉले हैंड और कभी कभी मैकॉले मिनट भी बोल दिया जाता है। One of the most important document which led by the bilingualism in India written by Raja Ram and Lord Amherst dated 11 December 1823। अब यहाँ पे इंडिया में बाइलिंगुअलिज्म की बात क्यों की गई है? बाइलिंगुअलिज्म की बात की गई है एक कि कोई भी दो लैंग्वेज का एक साथ सर्वाइव करना, मोर देन वन लैंग्वेज, ठीक है। अब मोर देन वन लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज तो उनका हिंदी हो गया, या फिर एक लैंग्वेज उनका मदर टंग हो गया, लाइक बंगाली, असामी, लाइक सिंधी, या फिर पंजाबी, गुजराती, उर्दू, असामी, अरबिक, कन्नड़, तेलुगु, और दूसरी लैंग्वेज जो है उसको इंग्लिश। मतलब कि इंग्लिश जो है वो परमानेंटली है, दूसरी तरफ जो लोग वहाँ के पर्टिकुलर किसी भी एरिया के हैं, स्टेट के हैं, उनकी अपनी मदर टंग या फिर हिंदी। तो इस तरीके से इंडिया में क्या हुआ, एक बाइलिंगुअलिज्म का सिस्टम शुरू हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बाइलिंगुअलिज्म मीन्स मोर देन वन लैंग्वेज और टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस जब एक साथ पे सर्वाइव करती हैं तो वहाँ पे क्या बोल देते हैं, बाइलैंग्वेज, बाइलिंगुअलिज्म। नाउ द ब्रिटिश प्रपोजल ऑफ स्टैब्लिशिंग अ संस्कृत स्कूल इन कलकत्ता। और उन्होंने जो राजा राम है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ये बोला कि इंग्लिश पे ही फोकस करो। हाँ, वो चाहते थे कि इंडिया में इंग्लिश को एक डोमिनेंस मान लिया जाए, इंग्लिश को फॉरएवर कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज थी संस्कृत, जैसे कि आप जानते हैं जो संस्कृत है वो इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज है, तो इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत के लिए भी उन्होंने स्कूल खोलने की बात की कलकत्ता में। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप किस तरीके से जो एस्टैब्लिशमेंट था वो चल रहा था इंडिया के अंदर। अब उन्होंने क्या किया, जो राजा राव थे उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने क्या लिखा, द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड एंड ऑर्डर टू कंसिडर सम ऑफ मनी टू एनुअली डेवलप, कि कुछ मनी उनको दी जाए। राजा राव ने लिखा कि कुछ मनी उनको दी जाए, मतलब इंडियंस को दी जाए, ताकि जो इंडिया के सब्जेक्ट्स हैं उनको डेवलप किया जाए। We were filled with hope and some would be laid by the employees, European gentlemen of talents and education in instruct of native in India। और उनके सब्जेक्ट उन्होंने क्या बोला, सब्जेक्ट बोला लाइक मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलोसफी, केमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड अदर यूजफुल साइंसेज विच आर नेटिव ऑफ यूरोप हैज़ कैरिड टू डिग्री ऑफ परफेक्शन हैज़ रेज्ड अबव द हैबिटेंट्स ऑफ अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, लाइक मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, केमिस्ट्री, एनाटॉमी एक्सेट्रा। और इससे पहले उन्होंने संस्कृत को स्पेशलाइज्ड भी बोला है कि संस्कृत के लिए स्कूल और कॉलेजेस ओपन करने की बात की राजा राव ने। तो जब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया की बात हो रही है तो सिर्फ राजा राव का नाम आ रहा है, या फिर इससे पहले द मिनट का नाम आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का डिस्कस कर रहे हैं, या फिर लॉर्ड मैकॉले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट इंडिया से सिर्फ राजा राव की बात हो रही है, क्योंकि सबसे पहले राजा राव ही थे जिन्होंने बोला था कि इंग्लिश को इंडिया में होना चाहिए, या फिर इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो इंडिया में फॉरएवर होनी चाहिए, सर्वाइव करनी चाहिए।